नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हमने पूर्व की क्लास में पढ़ा था कि मनोविज्ञान अपने वास्तविक जो अब का वर्तमान में चल रहा है उस रूप में आ गई थी। अर्थात हमने बात कर ली थी अंत में कि मनोविज्ञान जो वर्तमान में है, वर्तमान में जो है वो किस वर्तमान जो है वो अपन किया था व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानी जाती है। और हमने बात कर ली थी, क्रो एंड क्रो ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि व्यवहार से जो संबंधित पक्ष होते हैं वो क्या, क्यों, कैसे होते हैं, और उन सब का ही अध्ययन किसके अंतर किया जाएगा? मनोविज्ञान के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। तो आज सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, बिल्कुल जीरो स्तर से पूछ लेते हैं कि व्यवहार किसे कहते हैं, है ना। कि या तो गुरुजी आपने कह दिया बिहेवियर, इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं, परंतु व्यवहार कहते किसे हैं? तो व्यवहार किसे कहते हैं आपकी डेफिनेशन अलग होगी। परंतु हम साइकोलॉजी के रूप में बात करें कि व्यवहार किसे कहा जाता है, तो व्यवहार उसको कहा जाता है जो भी प्राणी, जो जैसे मानव है या प्राणी है, जो क्रियाकलाप करता है वही क्या कहलाता है? आपका व्यवहार कहलाता है। अब प्राणी शब्द क्या है? विस्तृत रूप है। और मैं अगर मानव की बात करूं तो वो एक संक्षिप्त रूप है। प्राणी के अंदर जीव जंतु है, पशु पक्षी है, मानव है, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो अपन डेफिनेशन में कह सकते हैं व्यवहार उसे कहा जाता है जिसमें प्राणी अपने क्रियाकलाप करता है, वही व्यवहार कहलाता है। किसी भी प्रकार का वो क्रियाकलाप कर रहा है या कोई भी क्रिया कर रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा? व्यवहार कहलाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा व्यवहार है। अगर मैं आंखों से, हाथों से इशारे करके आपसे बात करूं तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा? व्यवहार कहलाएगा। तो उस व्यवहार के बारे में आप व्यवहार की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। व्यवहार किसे कहते हैं? प्राणी जो क्रियाकलाप करता है, वो क्या कहलाएगा? वो क्या है? व्यवहार है। अब अगर बात करें अपन कुछ विद्वानों की, तो सबसे पहले अपन क्रो एंड क्रो। अब क्रो एंड क्रो की बात करें तो क्रो एंड क्रो कौन थे? दो भाई थे, एलिस क्रो एंड बेलिस क्रो। तो उनकी पूरा नाम ना लिखकर हम उन्हें सिर्फ क्रो एंड क्रो लिख लेते हैं। पूरा नाम था एलिस क्रो एंड बेलिस क्रो। तो ये क्या कहते हैं? तो इस चीज से आप इसमें डेफिनेशन में लिखेंगे व्यवहार से संबंधित तीन पक्ष क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है और बहुत बड़ी डेफिनेशन है, क्योंकि साइंस भी इन तीन शब्दों पे चलती है, क्या, क्यों, कैसे। अब अलग अलग विद्वानों ने इसके संदर्भ में अलग अलग बातें कही। जैसे व्यवहार के बारे में क्रो एंड क्रो की ये हो गई। दूसरी अगर बात करें अपन वुडवर्थ की बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं, वुडवर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहता है किसी भी मानव को, किसी भी जो भी मानव है या मानव से संबंधित व्यवहार है, तो यानी मनोविज्ञान कह सकते हो, मानव से संबंधित व्यवहार है, तो उसके तीन पक्ष हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है, जिसमें कोई व्यक्ति उसकी मानसिक बुद्धि है या आप कह सकते हो ज्ञानात्मक भाव है, उसका अध्ययन हो जाता है। तो यानी व्यवहार से संबंधित, यानी संवेगात्मक हो गया, संवेगात्मक का अर्थ हो गया आपकी फीलिंग्स वगैरह होगी, तो संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, और क्रियाकलाप यानी गत्यात्मक जो क्रियाएं होती है उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इनको डिटेल से पूछ सकता है। आपको मैं क्रियाएं लिखवाऊंगा, इनमें संवेगात्मक क्रियाएं कौन सी हैं, संज्ञानात्मक क्रियाएं कौन सी हैं, और गत्यात्मक क्रियाएं कौन सी है। जैसे संज्ञानात्मक क्रिया तो आपके सामने ही है, जहां सोचने का काम होगा, है ना, सोचना,
ठीक है। और संवेगात्मक जैसे फीलिंग्स होंगी, दुख हो गया, प्यार होगी, घृणा हो गई, ये सब संवेगात्मक क्रियाएं हैं। गत्यात्मक क्रियाओं में जैसे दौड़ना हो गया, चलना हो गया, फिरना हो गया, ये सब क्या है? तो इन क्रियाओं को आप लिख लीजिएगा। आपको पूछ सकता है कि यहाँ संवेगात्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ से आप अपन लिखेंगे, पहले वुडवर्थ की क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे मनोविज्ञान का संबंध तीन पक्षों, अब तीन पक्ष कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक, दूसरा मैंने आपको बताया संवेगात्मक, मनोविज्ञान का संबंध तीन पक्षों संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये बात वुडवर्थ ने कही थी। तो ये बात आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, बाकी अपन इनको अब डिटेल से पढ़ेंगे आगे। जैसे अगर बात करें इसी के संदर्भ में, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक की, कह लो चाहे ज्ञानात्मक कह दूं उसको मैं, फिर बाद में ये मत कह देना कि गुरुजी आपने में ज्ञानात्मक लिखवा दिया था। तो एक ही बात है, संज्ञानात्मक आ तो रहा है ना, हाँ, संज्ञानात्मक कह दूं चाहे ज्ञानात्मक कह दूं, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञानात्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो आप ज्ञानात्मक क्रियाओं में क्या क्या है? तो ज्ञानात्मक क्रियाएं देखो, एक तो ज्ञान हो गया, ठीक है, एक अवबोध हो गया, एक चिंतन हो गया, ठीक है, एक आपकी स्मृति होगी, एक आपकी कल्पना होगी। ये सब चीजें क्या है? ये ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ज्ञान, अवबोध, ये टॉपिक लगते हैं ना सेकंड ग्रेड में, तो स्पेशल टॉपिक लगते हैं। चिंतन, तर्क वितर्क, ज्ञान, अवबोध, चिंतन, तर्क वितर्क, कल्पना, ज्ञान अवबोध, और कौन सा रह गया? ज्ञान, अवबोध, चिंतन, तर्क, कल्पना, एक रह गई समस्या समाधान, समाधान, और ज्ञानात्मक में आ जाएगा स्मृति, ये टॉपिक भी लगता है, ठीक है, आदि। ये सारी क्रियाएं क्या है? आपकी ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। ओके, 2 नंबर पे आप लिखेंगे, 2 नंबर पे आप लगा के लिखिएगा संवेगात्मक क्रियाएं, संवेगात्मक क्रियाएं। अब देखो संवेगात्मक तो आप जानते हैं, इमोशनल जो हमारे होते हैं, इमोशंस जिसे हम बोल सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सुख दुख आ जाएगा, है ना, प्रेम आ जाएगा, स्नेह आ जाएगा, किसी के प्रति आपकी घृणा है वो आ जाएगा, वात्सल्य आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, रोना आ जाएगा, हंसना आ जाएगा। ये सब चीजें क्या है? ये संवेगात्मकता से भरी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे हंसना, आ जाएगा, रोना आ जाएगा, है ना, प्रेम आ जाएगा, घृणा आ जाएगा, वात्सल्य आ जाएगा, और सुख दुख ये आ जाएंगे, सुख दुख, हंसना, रोना, प्रेम, घृणा, वात्सल्य, सुख दुख, और प्रेम आ गया, स्नेह रह गया, स्नेह आदि। तो ये सब क्रियाएं क्या है? आपकी संवेगात्मक क्रियाएं हैं। ये 0 लेवल जो बच्चे सबसे पहले पढ़ रहे हैं उनके लिए है, ताकि वो बाद में ये ना पूछें कि ये क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो अपन लास्ट पूछ रहे हैं क्रियात्मक क्रियाएं, जिसमें मानव का शरीर क्या करता है? कार्य करता है।
इन सब का अलग अलग हो गया ना। संज्ञानात्मकता की बात करें तो यहाँ मस्तिष्क काम करता है, संवेगात्मकता की बात करें तो यहाँ जो दिल कहते हैं या हार्ट कहते हैं, फीलिंग कहाँ से आती है, मन से तो आती है। और फिर आ गया क्रियात्मक, यानी पूरा का पूरा शरीर यहाँ काम करता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, कूदना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, कूदना, यानी आप समझ जाएंगे कि ये जो क्रियाएं, इसमें तो कितनी लिख लो चाहिए आप, है ना, फिरना, घूमना आदि। तो ये ध्यान रखना, इसमें पूरा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपनी होगी किसकी, व्यवहार की बातें। अब हम पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे मनोविज्ञान के लक्ष्य, कि मनोविज्ञान जो है यानी व्यवहार के क्या है लक्ष्य, यानी इस सब्जेक्ट के लक्ष्य क्या है, ये चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है वो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लाइट इश्यू है क्या कोई, सही है ना, सही है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य हैं। पहला तो है मापन और वर्णन। मैं पहले तो आपको इजी भाषा में समझा दूंगा, फिर आपको जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसमें आपको लिखवा दूंगा। तो पहला है मापन एवं वर्णन, दूसरा है पूर्वानुमान और नियंत्रण। पहले इजी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और फिर आपको किताबी भाषा में लिखवा देंगे। और तीसरा है व्याख्या। ये लीजिए, मनोविज्ञान के ये 3 क्या हैं, मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं। सबसे पहले अगर बात करें मनोविज्ञान को, आपका पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का सबसे पहला लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला लक्ष्य तो मानव का क्या करना है, व्यवहार करना है। क्योंकि मैंने जो कल ही अपने जो टेस्ट सीरीज करवाई थी, सेकंड ग्रेड का पेपर करवाया, उसमें ये लाइनें आई हुई हैं सारी की सारी। तो मनोविज्ञान का सबसे पहला जो लक्ष्य है वो मानव व्यवहार का क्या करना है, अध्ययन करना है। पहली बात ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा है मापन, तो मापन कैसे होगा, जब हम मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे तभी तो मापन होगा। और मानव व्यवहार का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें संज्ञानात्मकता भी होनी चाहिए, उसकी ज्ञान की बातों को देखेंगे, वो क्या क्रिया कर रहा है, प्रक्रिया का भी अध्ययन करते हैं। सब इन चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद यानी उसका पूरा वर्णन लिख लेते हैं कॉपी पर, ये किस प्रकार की क्रिया करता है, किस प्रकार इंटरेस्ट रखता है, कौन सी उसकी रुचि है, और फिर उसका हम क्या कर देते हैं, मापन कर देते हैं। तो सबसे पहले मानव का अध्ययन किया जाता है, उसकी संज्ञानात्मक क्रियाओं को देखा जाता है, फिर उसके क्रियाकलापों को देखा जाता है, और अंत में फिर उसका क्या कर दिया जाता है, मापन कर दिया जाता है, एक अंक निर्धारित कर दिया, ये व्यक्ति इस कैटेगरी का है। ठीक है, चलिए फिर है अपना दूसरा पूर्वानुमान और नियंत्रण। पूर्वानुमान की बात करें, ये दूसरा मनोविज्ञान का अगर दूसरा लक्ष्य पूछे तो व्यक्ति का पहले क्या लग जाता है, अनुमान लगाया जा सकता है। आप उससे बातें करेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे और आप अनुमान लगा लेंगे कि ये व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है तो ये इस कैटेगरी का व्यक्ति है। होता है ना ऐसा, बिल्कुल हम इसी तरह से बात, बालक अगर हम छोटे बालक हैं, छोटे जैसे आप स्कूल में जाओगे तो आपके सामने छोटे बालक होंगे, तो उन सभी का व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। तो फिर बालक को किस प्रकार व्यवहार नोट करेंगे सर, पूर्वानुमान। आप बालक, सभी बालकों को एक साथ पढ़ाना है आपको, परंतु आपको ये लगे कि ये बालक कुछ अलग अलग प्रकार का है या विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, तो उस बालक को कुछ अमुक परिस्थितियां आपको लगे कि इस परिस्थिति में रख कर देखा जाए, जब वो उस परिस्थिति के अंदर अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है तो आपको क्या करना है, उस व्यवहार को नोट करना है। और फिर उसके व्यवहार को नोट करने के बाद आपके सामने उसका डाटा आएगा कि ये अन्य बालकों से किस प्रकार भिन्न है, और फिर वो आपका क्या लग जाएगा, पूर्वानुमान लग जाएगा कि जो बात मैं सोच रहा था वो सही है। फिर उसको क्या कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए। यानी उसके व्यवहार को नापने के बाद, उसके व्यवहार को देखने के बाद आपने अनुमान लगा लिया, अब उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और अंत में आती है व्याख्या। व्याख्या अंतिम होता है। व्याख्या, जब व्यक्ति के किसी व्यवहार को नोट किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, तो अंत में उस व्यक्ति को बताया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या के भी 3-4 बिंदु होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले आपको समस्या का चयन करना पड़ता है ना, कि समस्या क्या है।
सबसे पहले एक चरण होता है ये व्याख्या करने का कि व्याख्या किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले समस्या का क्या किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है जो भी डाटा आपके पास है, कलेक्शन डाटा जो होता है, प्रदत्त संग्रहण जिसे बोला जाता है, वो आपके पास होता है। तो उसमें आप देखो कि ये किस प्रकार की दिनचर्या कर रहा है, इसकी कहाँ। आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमी पर, उसमें देखिए उस बच्चे के सारे डाटा को वो क्या करता है, एक एक्टर होता है आमिर खान शायद, वो उसके सारे डाटा को कलेक्ट करता है और फिर वो देखता है कि कहाँ कमी है, और उस कमी को देखने के बाद फिर वो निष्कर्ष निकालता है। तीसरा हमारा चरण भी क्या है, निष्कर्ष निकालना है। और फिर निष्कर्ष निकालने के बाद ऐसा नहीं कि आपने निष्कर्ष निकाल लिया, नहीं, वो निष्कर्ष निकालने के बाद पुनः उसकी जांच करें कहीं ऐसी कोई त्रुटि हमसे रह तो नहीं गई। तो चौथा भी चरण ये होता है कि निष्कर्ष का पुनः निरीक्षण करना। तो ये 4 चरण होते हैं। अब अपन इसकी व्याख्याएं वगैरह लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन मापन और वर्णन की लिखेंगे। तो 1 नंबर आप लगा लीजिएगा, यहाँ अपन डिटेल से लिख लेते हैं इनको, मापन और वर्णन। तो आप लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य है, मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य मानव व्यवहार के मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य मानव व्यवहार व संज्ञानात्मक क्रिया। मैंने ये प्रश्न रात इसलिए बता रहा हूं कि 2nd ग्रेड में ये प्रश्न सीधा पूछा गया था मनोविज्ञान के संदर्भ में, तो ये लाइन मेरे को लिखानी इसलिए मेरे को जरूरी लगी। तो ध्यान रखिएगा, ये लिखना है मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन करना। और दूसरा इसी के साथ लिखवा रहे हैं कि संज्ञानात्मक क्रियाओं का वर्णन करना, कि वो किस प्रकार। संज्ञानात्मकता का अर्थ सीधे आप बुद्धि से समझ लिया करो, ठीक है ना। संज्ञानात्मक क्रियाओं का वर्णन करना और मापन करना है, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। अब देखो, सीखना, लर्निंग जो होती है, किसी भी चीज को जब सीखा जाता है तो वहां बुद्धि क्या होती है, सक्रिय होती है, तभी तो सीखा जाता है। तो सीखना, बुद्धि है ना, चिंतन, मनोवृत्ति आदि का वर्णन जो किया करना होता है, वो पहले, उससे पहले मापन क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। जब किसी चीज को हम, जैसे आप सीख रहे हो, तो उस पहले आपको ये होना पता तो चले कि आप इसके योग्य हो या नहीं हो, ठीक है। और जो भी मापन होता है तो आप लिख सकते हो, अच्छे मापन के लिए क्या होनी चाहिए भाई, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वैधता, वस्तुनिष्ठता, भी कोई भी चेक कर ले उसके बाद में परिणामों में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। अच्छे मापन के लिए क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। और ये कब आती है, जब प्रश्न कैसे हों, वस्तुनिष्ठता से भरे हों, तो ही वस्तुनिष्ठता से भरे होंगे, तभी क्या आएगी, वैधता आएगी, ठीक है। और तभी क्या आएंगे, विश्वसनीयता आएगी। जब हम मूल्यांकन टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक शब्द को क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ इतना ही लिखना है एक बार आपको। नेक्स्ट 2 नंबर है अपना पूर्वानुमान व नियंत्रण। यही है ना, पूर्वानुमान और नियंत्रण। ये एनसीईआरटी से संबंधित बातें हैं, सारी की सारी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो पूर्वानुमान मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी अगर आप दोबारा चाहें, पूर्वानुमान यानी एक बालक जो होता है उसका दूसरा, मनोविज्ञान का पहली बात तो दूसरा लक्ष्य क्या है, व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना। आप लिख सकते हैं, यहां लिखवा देते हैं, साथ साथ में लिख लो, मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना।
पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना, जिससे क्या लगे, पूर्वानुमान में क्या करेंगे फिर, जिसमें बालक जो होता है जिसका आप निरीक्षण कर रहे हैं, उस बालक को एक अमुक परिस्थिति में रखा जाए और फिर उसके व्यवहार को क्या कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए। तो इसमें आप लगाएंगे लगाना, जिसमें जिसमें बालक को अमुक परिस्थिति में मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना, जिसमें बालक को अमुक परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, ये बात क्या करनी है, नोट करनी है कि अमुक परिस्थिति में रखने के बाद बालक किस प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, और अगर बात करें तो पूर्व कथन भी कह सकते हो। मनोविज्ञान का अगर आपको पूछ ले कि दूसरा लक्ष्य क्या है, तो पूर्व कथन, हम पहले से अनुमान लगा देते हैं बालक के बारे में कि भविष्य में बड़ा होकर ये बनेगा, तो आप पूर्व कथन कह दो, पूर्व अनुमान कह दो, बात दोनों एक ही है। ठीक है, और जब व्यवहार को क्या कर लिया जाएगा, परिस्थिति में रखकर उस व्यवहार को क्या कर लिया जाएगा, नोट कर लिया जाएगा, और उसके बाद में उसके व्यवहार को क्या कर लिया जाएगा, उसे नियंत्रित किया जाएगा। तो उसके बाद लिख सकते हो, उसे बाद में ठीक तरह से नियंत्रित किया जाए। ठीक है, और तीसरा है आपका व्याख्या। थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको, पर एक दो बार क्लास को देखोगे, एक मैं लास्ट में एक आपको नवाचार बता के जाऊंगा, क्लास को आप स्किप मत कीजिएगा, आपको लास्ट में एक नवाचार बताएंगे, अगर आप उससे सहमत होंगे, आपके कमेंट वगैरह आएंगे तो अपन वो नवाचार भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना है। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार की व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये अंतिम लक्ष्य हो गया व्याख्या। अब व्याख्या करने के कुछ पक्ष हैं, इसके 4 पक्ष हैं, वो अपन लिख लेते हैं यहां पे, है ना। व्याख्या के कितने पक्ष हैं, इसके 4 चरण होते हैं। व्याख्या करने के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और मैं आपको बता के गया था। पहला, जब आप किसी भी व्यक्ति की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम का कलेक्शन करना है। अर्थात क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा समस्या का चयन करना है, समस्या का चयन करना है। ठीक है गुरुजी। 2 नंबर आपका हो जाएगा, आपके पास जितना भी डाटा है उस व्यक्ति का प्रदत्त संग्रहण, यानी डाटा कलेक्शन करना है, संग्रहण। ठीक है, और तीसरा अगर बात करें, तीसरे में आप क्या करोगे, उसके व्यवहार को देखोगे, अर्थात क्या निकालोगे, निष्कर्ष निकालोगे। तो तीसरा हो जाएगा आपका निष्कर्ष निकालना। ठीक है, और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा कि निष्कर्ष निकालने के बाद पुनः निरीक्षण करना। ठीक है, निष्कर्ष का पुनः निरीक्षण करना। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। ठीक है, जिसमें अपने मनोविज्ञान के लक्ष्यों को पढ़ा है। अब मैं ये कह रहा था कि नवाचार क्या करें। अब यहां लिखने में थोड़ा सा क्या जाता है, समय जाता है, तो मैं बोल्ड पे आपका समय बचे, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं समझा दूंगा पहले, बोर्ड पर जब ये लिखने वाली बात है तो ये मैं ऑलरेडी पहले लिख के रखेंगे,
है ना, पहले लिख लूँगा क्लास से पहले, ताकि आपको सिर्फ स्लाइड दिखाऊं और एक साइड हो जाऊं, आप आराम से लिखते रहें उसे। अगर ये सुझाव आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में आप बताइएगा कि गुरुजी ये सुझाव अच्छा है, तो वीडियो में हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।